consolidated income statement. देखो इनकम स्टेटमेंट में जो सबसे बड़ा मसला होता है ना, सबसे पहला वो मसला होता है मिड ईयर एक्विजिशन का, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बनता है ना, एक साल का बनता है। तो बाज़ दफा सब्सिडरी को एक्वायर किए हुए एक साल से ज्यादा हो चुका होता है, तब तो मिड ईयर का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर सब्सिडरी को इसी साल खरीदा और ड्यूरिंग द ईयर खरीदा, तो फिर सब्सिडरी के जो रिजल्ट्स होंगे वो हम पूरे साल के नहीं लेंगे। फिर सब्सिडरीज के जो भी रिजल्ट होंगे, जैसे सब्सिडरीज का अगर रेवेन्यू लेना है, तो फॉर एग्जांपल अगर 500 मिलियन का रेवेन्यू है, तो मैं जितने टाइम हमने सब्सिडरी को इस साल होल्ड किया है उतने टाइम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके लूंगा। अगर पूरा साल गुजर गया तो 100% सब्सिडरी का रेवेन्यू अपने साथ कंबाइन करूंगा, और अगर पार्ट ऑफ द ईयर खरीदा तो पार्शियल लूंगा। सही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सवाल स्टार्ट करते ही सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मिड ईयर तो नहीं है। अगर मिड ईयर नहीं है देन फाइन। फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं कंबाइन ऑल द इनकम एंड एक्सपेंस ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। पेरेंट और सब्सिडरी की जिसकी इनकम, जितनी इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। अब जब इनकम एंड एक्सपेंस कंबाइन करेंगे तो रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू में कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रेवेन्यू किसका लेंगे? रेवेन्यू लेंगे हम पेरेंट प्लस सब्सिडरी, और इसके अंदर एक एडजस्टमेंट पास करेंगे, इन दोनों के दरमियान जितनी भी इंट्रा ग्रुप सेल्स हुई है वो इंट्रा ग्रुप सेल्स डिडक्ट कर देंगे। इंट्रा ग्रुप सेल्स क्या होती हैं? गुड्स बेचे पेरेंट ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने पेरेंट कंपनी को, तो उसे हम कहते हैं इंट्रा ग्रुप सेल्स। वो एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों एलिमिनेट होगी? क्योंकि ग्रुप इज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, इसलिए उसमें आपस में कोई इंट्रा ग्रुप सेल्स, कोई इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसके बाद जब हम सीओजीएस निकालने जाएंगे तो सीओजीएस निकालते वक्त हम पेरेंट का सीओजीएस लेंगे, सब्सिडरी का सीओजीएस लेंगे, और जो इंट्रा ग्रुप सेल्स हमने ऊपर से माइनस किए वो एक पार्टी के लिए क्या होगी? इंट्रा ग्रुप परचेजेस, वो नीचे डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर दो एडजस्टमेंट पास करेंगे। एक एडजस्टमेंट हम पास करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, सही है, और एक हम पास करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब ये इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है क्या, इसमें इसी साथ डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स सेल किए, और उसमें उसने प्राइस चार्ज की उससे $100,000, जिसके अंदर प्रॉफिट चार्ज किया उसने 20,000। सही है? इसके अंदर ये जो 100,000 है ये क्या है? ये 100,000 है इंट्रा ग्रुप सेल्स। एक पार्टी के लिए सेल्स और दूसरी पार्टी के लिए परचेजेस। ये कहाँ से डिडक्ट होगी? ये एक मर्तबा यहाँ से डिडक्ट होगी और एक मर्तबा यहाँ से डिडक्ट हो जाएगी, सेम अमाउंट। सही है? अब इसके अंदर प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट एग्जाम में कैलकुलेट करना पड़ता है, ये प्रॉफिट गिवन है। इस प्रॉफिट की वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? ये प्रॉफिट स्टॉक के अंदर होगा, क्योंकि जिस पार्टी ने ये खरीदा है उस पार्टी ने 20,000 का स्टॉक ज्यादा महंगा खरीद लिया, जिसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। टेक्निकली कॉस्ट 1 लाख नहीं थी, कॉस्ट फॉर द ग्रुप 80,000 है। तो इस 20,000 से हुआ क्या? क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर स्टेट हुआ हुआ 20,000 से। सही है? जिसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर स्टेट होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेट हो गई 20,000 से।
और प्रॉफिट ओवर स्टेट हो गया 20,000 से, सही है। तो हमने क्या किया, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हुई हुई है, तो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पर बढ़ा दिया, अनरियलाइज प्रॉफिट वाला अमाउंट लिया, इससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा दिया। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी तो प्रॉफिट वाला एलिमेंट क्लेरिफाई हो गया, हट गया। सही है, सही। अच्छा, फिर उसके बाद एक इशू आता है इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त, इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इनकम। इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट इनकम, इंट्रा ग्रुप इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल, पेरेंट ने सब्सिडरी के शेयर्स एक्वायर किए 60%, ठीक है। इसका मतलब है सब्सिडरी जब भी डिविडेंड देगा तो उस डिविडेंड का 60% किसको मिलेगा? पेरेंट कंपनी को, सही है। तो देने वाला कौन? सब्सिडरी। लेने वाला कौन? पेरेंट। एक ही ग्रुप का पार्ट है ना। तो उस डिविडेंड इनकम को जो उसे सब्सिडरी से मिलेगा वो डिविडेंड इनकम इंट्रा ग्रुप कहलाएगी। उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। इज अ कैंसिलिंग आइटम। जो रिसीव कर रहा है उसके पास से कैंसिल करेंगे, जो दे रहा है उसके पास से कैंसिल करेंगे। इसी तरह अगर पेरेंट ने लोन लिया हुआ है फ्रॉम सब्सिडरी या पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है, दोनों केसेस के अंदर, तो उसमें जो इंटरेस्ट आ रहा होगा वो इंटरेस्ट भी इंट्रा ग्रुप होगा। एक पार्टी ने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेने वाले ने, और जिसने देना है उसने क्या रिकॉर्ड किया हुआ होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये कैंसिलिंग आइटम दोनों, जिसने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड किया वहां से उड़ा देंगे, और जिसने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया वहां से उड़ा देंगे। सही है, सही। अच्छा, उसके बाद मसला आएगा एसोसिएट का। अगर हमारे पास एक एसोसिएट कंपनी है तो उस एसोसिएट कंपनी को हम कंसोलिडेट करते हैं क्या? नहीं। तो इनकम स्टेटमेंट में भी हम क्या करें? डू नॉट कंसोलिडेट, बल्कि हम इनकम स्टेटमेंट में एसोसिएट के प्रॉफिट में से एक शेयर बुक करेंगे जिसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम एसोसिएट। ये फाइंड आउट करेंगे, सही है। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया एसोसिएट का और इसको पेरेंट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूँ 40%। ये जो आंसर आएगा ये क्या होगा? इनकम फ्रॉम एसोसिएट, सही। अच्छा, बात दफा ऐसा भी होता है कि एसोसिएट और पेरेंट कंपनी भी आपस में ट्रेडिंग कर रही होती, और बात दफा ऐसा होता है कि एसोसिएट और पेरेंट भी एक दूसरे को डिविडेंड दे रहे होते, तो उसका हम आगे जाके डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट क्या होगा, सही। सही। तो इस इनकम फ्रॉम एसोसिएट को हम क्या करेंगे? इस इनकम फ्रॉम एसोसिएट को हम ऐड कर देंगे ग्रुप के प्रॉफिट के अंदर जब इनकम स्टेटमेंट बना रहे होंगे, सही। अच्छा, उसके बाद जिस तरह हम बैलेंस शीट में एनसीआई दिखाते हैं, इसी तरह इनकम स्टेटमेंट जो हमने कंबाइन किया होगा सब्सिडरी का, उसके अंदर एनसीआई का भी शेयर होगा। तो वो एनसीआई कैसे निकलेगा? एनसीआई निकालने के लिए हम लेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी, और उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एनसीआई की परसेंटेज से, जो भी परसेंटेज सवाल में गिवन होगी उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सही।
अच्छा, सही। एनसीआई की इस वैल्यू पे 3 एडजस्टमेंट कभी आती हैं कभी नहीं आती। मैं पॉसिबल एडजस्टमेंट लिख रहा हूँ इसमें। एक आएगी इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, समटाइम्स आएगी समटाइम्स नहीं आएगी। एक आएगी इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल, ये भी समटाइम्स आएगी और समटाइम्स नहीं आएगी। अभी याद रखना ये कब आएगी कब नहीं आएगी, कब लेंगे कब नहीं लेंगे। और डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, ये हमेशा आएगी। तो ये एनसीआई का फाइनल प्रॉफिट होगा। अब इसमें ये जो दो है ना, ये सब्जेक्टिव है, कभी आएंगी और कभी नहीं आएंगी। ये कब आएगा इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट, जब गुड्स बेचने वाला सब्सिडरी हो, वरना नहीं लेंगे। यानी कि अगर पेरेंट ने गुड्स बेचे सब्सिडरी को तो फिर यहाँ इंट्रा ग्रुप का इफेक्ट नहीं आएगा। और ये जो इम्पेयरमेंट है ये कब आएगी, जब फुल गुडविल मेथड हो। अगर प्रोपोर्शनेट गुडविल मेथड हुआ तो इम्पेयरमेंट एनसीआई को हिट नहीं करेगी। सही है। सही। ये प्रोसेस है इनकम स्टेटमेंट बनाने का। अब इसके ऊपर हम एक पास पेपर का सवाल डिस्कस करते हैं, तो हमारे पूरा एरिया इसके अंदर निकल जाएगा। ये देखें, सवाल शेयर हो रहा है तुम्हारे पास जी। अब पहले इसको समझ लो सवाल को। द इनकम स्टेटमेंट ऑफ के एल, एक कंपनी है के एल, दूसरी है एल एम और तीसरी है एन पी, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 आर शोन बिलो। अभी इनकम स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जीपी है, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर इनकम। ये काम की चीज़ है। हो सकता है इसमें कोई एडजस्टमेंट हो अदर इनकम में। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब देखते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर। के एल ने क्या किया है, के एल ने 70% शेयर्स खरीदे। तो के एल कौन हो गया, पेरेंट कंपनी। पेरेंट। किसके खरीदे, एल एम के। तो एल एम हो गया सब्सिडरी। कब खरीदे, 1 जनवरी 2009 को। इसका मतलब है 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो हम कहेंगे मिड ईयर एक्विजिशन नहीं है। सही। और कितने में खरीदे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8.2 मिलियन। At the date of acquisition, the net assets of subsidiary were assessed to have a fair value of 10 million. Fair value of net assets इसने बताई हुई है सब्सिडरी की। अच्छा, इस फेयर वैल्यू के अंदर वो कह रहा है द ओनली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एक्विजिशन रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट। एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इसने डाली है इसके अंदर, जिसका डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नीचे है। The group's policy is to value NCI at fair value. NCI को किस पे वैल्यू करना है, फेयर वैल्यू पर, यानी कि फुल गुडविल मेथड। और फेयर वैल्यू ऑफ NCI कितना है, 2.2 मिलियन। ये फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है पहली, ये सारी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए दी हुई। ठीक है, सही। तो दूसरी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। At the date of acquisition, depreciable asset of subsidiary with a remaining life at that date of 6 years had a fair value of 2,40,000 more than their book value. ये आ गई fair value adjustment. The group's policy is to depreciate non-current asset on a straight line basis over their remaining useful life, and depreciation is to be charged in admin expense. जो भी depreciation हम बुक करेंगे वो हम administrative expense में डाल देंगे। सही। Third information, no impairment of goodwill arose in the year ended 31st December 2009. However, an impairment review conducted on December 2010 showed goodwill being impaired by 15%. An impairment loss is to be charged in admin expense. अच्छा, गुडविल की उसने इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज तो दे दी, लेकिन ये परसेंटेज लगाएंगे इसके ऊपर, किस पे लगाएं परसेंटेज, वो बुक वैल्यू पे, गुडविल की लगाएंगे ना। गुडविल की जो वैल्यू होगी, तो गुडविल की वैल्यू तो दी भी नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, वो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सही है। अब जब सही। गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम चलते हैं हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी गुडविल कैलकुलेट करने की। ये जो पहली पहली और दूसरी इंफॉर्मेशन है, इससे हम गुडविल निकालते हैं। अच्छा, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ दोबारा। यहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं सवाल की। तो हम गुडविल निकालते हैं, फुल गुडविल मेथड था ना। तो उसके लिए मुझे पहली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय पेरेंट कंपनी। फिर क्या ऐड करूँगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। और फिर क्या माइनस करूँगा, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट एक्विजिशन। सही है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, उसके अंदर मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो मैंने सवाल पे दोबारा मूव किया, तो सवाल में 8.2 मिलियन की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी और 2.2 मिलियन का फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई था। इनको प्लस कर देंगे। और 10 मिलियन के फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट थे, जिसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी, 2,40,000 की, वो इनकॉर्पोरेटेड है। तो अब इसको हमने माइनस किया, आंसर चेक करो क्या बनेगा। ये 10,000 है ना? यस। ये 4 लाख आ रहा है। 400,000 आ रही है ना। तो गुडविल एट एक्विजिशन आ गई 400,000, पॉजिटिव गुडविल है ना। अब इम्पेयरमेंट की परसेंटेज उसने कितनी बताई थी सवाल में, 15% निकालो। 60,000। सही। एज पर क्वेश्चन ये 60,000 कहाँ चार्ज होगा, एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा ये फुल गुडविल, फेयर फुल गुडविल है ना। तो इसका परसेंट एनसीआई को भी चार्ज करेंगे। इसका 30% एनसीआई को भी जाएगा और 70% पेरेंट को जाना चाहिए। ठीक है। सही। हम दोबारा सवाल पर मूव करते हैं। तो ये हमने पहला पार्ट तो कर लिया कि हमारी गुडविल आ गई। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। KL acquire 40% of the ordinary share capital of NP on 1st October 2010। NP कौन है, NP के साथ इसने सिर्फ 40% शेयर्स खरीदे। तो 40% पे NP तो एसोसिएट बन गई ना। अच्छा, ईयर एंड हमारा कब है, दिसंबर 2010। NP का टोटल प्रॉफिट कितना है, 1,20,000। NP को एक्वायर कब किया है, 1 अक्टूबर 2010। और दिसंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा है, यानी कि अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 महीने हुए। और इसमें हमारा जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट है वो है 40%, और इसके ऊपर हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। तो अब हम इसकी एसोसिएट वाली वर्किंग कर लेते हैं। इसकी एसोसिएट की वर्किंग करके इनकम फ्रॉम एसोसिएट निकालते हैं। इनकम फ्रॉम एसोसिएट, इनकम फ्रॉम एसोसिएट निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ एसोसिएट होना चाहिए, वो है 1,20,000। सही है। लेकिन इसको एक्वायर किए सिर्फ कितने महीने हुए, 3 महीने। तो 3/12 करके आंसर निकालो, 30,000। सही है। सही।
और एसोसिएट में हमने शेयर कितना लिया है? 40%. ये आ गया इनकम फ्रॉम एसोसिएट. ठीक है, सही. दोबारा क्वेश्चन पे चलते हैं जो फर्दर दो एडजस्टमेंट रह गई 5 and 6. ड्यूरिंग द ईयर to 31st December 2010 KL and LM. KL कौन है? KL है पेरेंट कंपनी और LM है सब्सिडरी कंपनी. KL और LM ने डिविडेंड पे किया है. KL ने डिविडेंड पे किया है 3 लाख. KL ने किसको दिया होगा? किसी और को दिया होगा, आउटसाइड कंपनी को. KL है, हाँ. पेरेंट कंपनी ना, पेरेंट कंपनी ने तो जिसके पास उसके शेयर्स होंगे उसको दिया होगा. लेकिन जो LM है, इसने जो 1 लाख का डिविडेंड दिया है, इस 1 लाख के डिविडेंड के ऊपर पेरेंट को 70% डिविडेंड मिलेगा. कितना बनता है 1 लाख का 70%? 70,000. 70,000. वो कह रहा है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज इंक्लूडेड विद इन अदर इनकम. तो उसकी जो इनकम है उसके अंदर ये 70,000 नजर आ रहा है. ये क्या है? ये कैंसिलिंग आइटम है. पूरा का पूरा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त कैंसिलिंग आइटम कंसीडर किया जाएगा. सही. सही है. अब लास्ट एडजस्टमेंट पे आ जाओ. LM कौन है? सब्सिडरी कंपनी. LM sold goods to KL intra-group trading on 1st November 10 with a sales value of 1,40,000. Intra-group sales 1,40,000 की. कहाँ से माइनस होती है? रेवेन्यू में से माइनस होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस होगी. हाफ ऑफ दीज गुड्स रिमेन इन द इन्वेंट्री. हाफ ऑफ यानी कि आधे गुड्स अभी तक बचे हुए ग्रुप के अंदर, आधे आगे बेच चुके हैं वो लोग. तो इसका मतलब है जो भी प्रॉफिट हमने बुक किया होगा उस प्रॉफिट का आधा तो रियलाइज होगी और आधा अनरियलाइज्ड है. अनरियलाइज कैलकुलेट करने के लिए उसने मार्जिन दे दिया 20%. अब अनरियलाइज प्रॉफिट में निकालता हूं इसके अंदर कि अनरियलाइज प्रॉफिट क्या होगा. तो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग सेल्स कितनी है? 1,40,000. स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है? 50% स्टॉक में पड़ा हुआ है. और मार्जिन कितना है? तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना होगा? 1,40,000 की सेल्स है, 50% स्टॉक में रखा हुआ है और उसके ऊपर 20% मार्जिन. $14,000. ठीक है. किसने बेचा है? सब्सिडरी इज अ सेलर. तो इस प्रॉफिट का एनसीआई के ऊपर भी फर्क पड़ेगा. 14,000 मल्टीप्लाई बाय 30% एनसीआई को भी चार्ज होगा. तो ये हमारे सवाल की सारी वर्किंग्स हो गई. सही. एक वर्किंग रह गई, डेप्रिसिएशन निकालना बाकी. डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वो भी कर लेने तो फिर सारे बैलेंस शीट बनाने में आसानी हो जाएगी. पॉइंट नंबर 2 में उसने बताया है कि जब इसने सब्सिडरी को एक्वायर किया था तो 2,40,000 से उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई थी और एक्विजिशन के ऊपर रिमेनिंग लाइफ जो है वो 6 साल है. तो 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 240 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे. तो डेप्रिसिएशन भी मैं यहाँ पे वर्कआउट कर देता हूँ. डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2,40,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 40,000. 40,000 का डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, जो कि इसने कहा है, इसने खुद कह दिया है कि ये डेप्रिसिएशन एडमिन में चार्ज करना. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ होता
तो ये डेप्रिसिएशन फिर हम कहाँ चार्ज करते हैं? फिर ये डेप्रिसिएशन हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में चार्ज करते हैं। सही। अब बनाते हैं कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट 31 दिसंबर के ऊपर। 3 कंपनीज है ना, एसोसिएट को तो कंबाइन नहीं करेंगे या करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब हम मिलाते कंबाइन करते हैं। किसको कंबाइन करूंगा? रेवेन्यू ऑफ KL एंड रेवेन्यू ऑफ LM। मिड ईयर तो नहीं है ना LM? मिड ईयर नहीं, नहीं, 2 साल हो गए। 4000 का रेवेन्यू KL का है और 1500 का रेवेन्यू किसका है? उसका है। LM। तो 4000 का रेवेन्यू यहाँ लिया और 1500 का रेवेन्यू उसका ले लिया, सही है। अब हमें पता है इसके अंदर से इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट माइनस होता है, तो इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट हमारे पास जो आया वो 140 का आया। इसमें से वो माइनस सेल्स माइनस होती है ना? इंट्रा ग्रुप सेल्स, इंट्रा ग्रुप सेल्स 140 की थी। 140 हमने 140 माइनस कर दिया। आंसर निकालो। थ्री 5360। 5360। ये क्या है? कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू। MCQ का सवाल आता है और वो पूछता है बताएं कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू कितना है, तो हम क्या करेंगे? पेरेंट प्लस सब्सिडी और इंट्रा ग्रुप माइनस कर देंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हैं। तो पेरेंट की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 2300 और सब्सिडरी की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी 1000। सवाल से उठाया 140 यहाँ पर माइनस किया, सही। और अनरियलाइज प्रॉफिट कितना निकाला था? अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था 14000 का। ये अनरियलाइज प्रॉफिट इसके अंदर ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू निकाली। अच्छा, ये इसमें ऐड होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड होता है। सही। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड होने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। 3174 माइनस कर दो ऊपर में से, जीपी निकालो, कंसोलिडेटेड ग्रॉस प्रॉफिट। सही। अब सवाल में डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन एक्सपेंस दिए, तो अब हमने इसमें से माइनस करना है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। पहले तो हम पेरेंट प्लस सब्सिडरी उठा लेंगे। पेरेंट की है 350, सब्सिडरी की है 150। 350 प्लस 150। उसके बाद हम एडजस्टमेंट ढूंढेंगे। एक एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस 40 का प्लस हुआ। और एक एडजस्टमेंट थी इम्पेयरमेंट लॉस की। वो इम्पेयरमेंट लॉस हमारा गया कहाँ? 60,000 का इम्पेयरमेंट लॉस। तो वो 60,000 का इम्पेयरमेंट लॉस हमने यहाँ ऐड कर दिया। इसको प्लस करो। 600। डिस्ट्रीब्यूशन में एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है, तो सिर्फ पेरेंट प्लस सब्सिडी ले लेता हूँ मैं। 900 प्लस 120, तो ये हो गया 1020, सही। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं इनकम फ्रॉम एसोसिएट, जो हमने अलग से वर्किंग की थी। और वो इनकम फ्रॉम एसोसिएट हमारा कितना था? वो था 12,000, सही है। अच्छा, अदर इनकम में हमारे पास 70,000 पड़े हुए थे ना? 70। अगर वो कैंसिलिंग आइटम नहीं होते तो यहाँ लिखता मैं, तो लिख देते हैं। अभी मैंने क्या किया, ये दिखा दिया तुम्हें कि ये कैंसिलिंग आइटम है, सही है। उसके बाद सवाल में फाइनेंस कॉस्ट है दोनों की। दोनों की फाइनेंस कॉस्ट हमने उठाई। नहीं, फाइनेंस कॉस्ट है ही नहीं सवाल के अंदर, छोड़ दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा, तुम निकालोगे, इसका आंसर निकालो, ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2186
अच्छा, इनकम फ्रॉम एसोसिएट जो ना 12,000 इन टोटल थी ना, तो 12 आएगा ना, क्योंकि हम 1000 में डेटा ले रहे हैं, 12 आएगी। 554. 554। उसके बाद हम पेरेंट और सब्सिडरी का टैक्स कंबाइन कर लेते हैं। 250 प्लस 80, 330। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया 224. 224। ये प्रॉफिट किसका है? 224 ग्रुप का प्रॉफिट है ना। ग्रुप. सही है, ग्रुप में पेरेंट का भी प्रॉफिट इसमें शामिल है और सब्सिडरी का प्रॉफिट भी इसके अंदर हमने ऐड किया हुआ। अब जब इसके तो ये 100% हमने पेरेंट को दे दिया ना सब्सिडरी का प्रॉफिट, तो कंबाइन करके, हालांकि उसका तो 70% है, 70. बाकी 30% किसका है? NCI. तो हम इसके नीचे एक वर्किंग करेंगे। प्रॉफिट ये इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, वर्किंग दिखाएंगे ये प्रॉफिट किसका है, पेरेंट एंड एनसीआई, स्प्लिट करेंगे इसको। सही है, स्प्लिट करने के लिए मैं एनसीआई की वर्किंग करता हूँ, एनसीआई निकालता हूँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडरी, प्रॉफिट आफ्टर सब्सिडरी सवाल में दिया हुआ है 150, 150 और परसेंटेज ऑफ पेरेंट कंपनी वो दिया हुआ है 70%। निकालो कितना आता है? 105. 105। 105 सही है? नहीं सॉरी, एनसीआई निकाल लेना, 70% नहीं 30%। एनसीआई का शेयर है ना, पेरेंट का शेयर गलती से ले लिया मैंने। परसेंटेज ऑफ एनसीआई, तो 45 है। 30%, तो ये हो गया 45। अब इसमें एडजस्टमेंट शामिल नहीं है, ठीक है। अब पहली एडजस्टमेंट, अनरियलाइज प्रॉफिट में एनसीआई का शेयर। अनरियलाइज प्रॉफिट टोटल था कितना? 14,000। 14,000 में एनसीआई का शेयर 14 इंटू 30%, 4.2। सही है। उसके बाद हमारी 60,000 की इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल थी, सही है। उस 60,000 में 30%, सही है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन था 40,000 का, 40 का 30%, 12। कितना? 12। 12। ये 12, अब ये माइनस करो इन सब में से, 45 में से तीनों फिगर माइनस करो, 10.8। 10.8 का मतलब मैं 11 ले लूँ। तो 224 के प्रॉफिट में एनसीआई का शेयर कितना है? 11। तो बैलेंसिंग फिगर किसका शेयर होगा? 224 में से 11 माइनस करो, 213। 213। ये इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। सही है। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ गई। इसके अंदर इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग भी आ गई, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आ गई, एसोसिएट भी आ गया, एनसीआई कैसे निकालते हैं एनसीआई भी आ गई। सही। मिड ईयर का मैंने तुम्हें तरीका बता दिया है कि अगर मिड ईयर आता है इन केस, तो मिड ईयर को हम कैसे हैंडल करेंगे। सही है। अच्छा जी, अब
Let's try something. एक सेकंड रुको जरा. कल हमने जो बैलेंस शीट डिस्कस की थी ना, उस बैलेंस शीट के हवाले से हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमारी जो बेसिक डिस्कशन है वो बेसिक डिस्कशन हमारी कंक्लूड हो जाए. बेसिक का सवाल निकालना बड़ा मुश्किल काम है. सारे सवालों में कुछ ना कुछ जो है ना वो एडजस्टमेंट्स है. तैयारी तुम्हारी कहाँ तक पहुँची? कर रहे हो काम? तैयारी अभी मैं लीजिंग पे था, चल रही है, हो जाएगी. देखो मैनेजमेंट का ये है ना, आसान पेपर है, तो इसके अंदर जो है ना वो इतनी गड़बड़ होती नहीं. चलो मिल गया मुझे एक सवाल, तो डिस्कस करते हैं. बैलेंस शीट का सवाल है तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है, लेकिन हम जो ना वो उसका एक प्लॉट डिस्कस करते हैं कि होगा क्या. क्लियर हो रहा सवाल? नवंबर 2012 के एग्जाम का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का. देखें पहले तो सवाल रीड करते हैं. बैलेंस शीट की डेट क्या दी हुई है? दिसंबर 2011. इसका मतलब हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो दिसंबर 2011 पे इन दोनों को कंबाइन करना है. प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ए बी का दिया हुआ है और एक्स वाई का दिया हुआ है, ये कंबाइन हो जाएंगे. इन्वेस्टमेंट की है ए बी ने एक्स वाई के अंदर 3300, ये वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. सही है. हो सकता है नीचे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई हो. इन्वेंट्री दी हुई है, रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, कैश एंड कैश बैलेंस दिया हुआ है, ये एज इट इज कंबाइन हो जाएंगे. उसके बाद पेरेंट कंपनी का शेयर्स दिए हुए हैं, सब्सिडी कंपनी के शेयर्स हैं, प्रीमियम है, रिटेन अर्निंग एट बैलेंस शीट डेट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन. अब ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये क्या है डेफर्ड कंसिडरेशन, ये कहाँ से आया. डेफर्ड कंसिडरेशन इसका मतलब है इसने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की हुई है प्रॉपर. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पॉइंट नंबर 1. सबसे पहला काम होता है हमारा ग्रुप स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना. ए बी एक्वायर 80% शेयर्स, आ गया ग्रुप स्ट्रक्चर. ए बी पेरेंट बन गया, होल्डिंग 80% आ गई, एनसीआई कितना होगा? 20%. 20. ठीक है. और एक्वायर कब किया है? जनवरी 2011. बैलेंस शीट बना रहे हैं दिसंबर 2011. एक मिनट अजान हो जाए. हाँ जी. तो 80% इन्वेस्टमेंट है और 1 जनवरी 2011 को की है. ठीक है.
अब इस इन्वेस्टमेंट की डिटेल उसने यहाँ पे प्रोवाइड की है। इन्वेस्टमेंट कैसे की है उसने? उसने 5 लाख के शेयर ट्रांसफर किए AB ने, सही है। और एक शेयर की पार वैल्यू थी $1 और मार्केट वैल्यू थी 3.5। तो ये हो गए शेयर एक्सचेंज। और कैश कितना दिया है? ये कैश दिया है इसने इमीडिएटली, और 1 मिलियन की कमिटमेंट की है। ये 1 मिलियन ये 2 साल के बाद देगा, डेफर्ड कंसिडरेशन, सही। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट इसने रिकॉर्ड की हुई है। ये इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट इन XYZ was classified as available for sale in the books of AB and is held at fair value, सही है। अच्छा, अगर इसने अवेलेबल फॉर सेल पे रिकॉर्ड किया है तो ऊपर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये वाली 3,300, ये 1 जनवरी की तो नहीं हुई ना फिर, ये तो 31 दिसंबर की हुई, इसके अंदर गेन भी शामिल होगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जिस वक्त एक्वायर किया था उस वक्त इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। तो वो तो हमें 1 जनवरी 2011 पे निकालनी है ना। तो अब उसके 3 कंपोनेंट्स हो गए। एक हो गई 500,000 के उसने शेयर्स दिए, दूसरा हो गया 4,08,000 का कैश दिया है, और तीसरा 1 मिलियन का डेफर्ड कंसिडरेशन है। इनको मैं वर्कआउट करता हूँ, देखते हैं कितना अमाउंट बनता है और फिर हमें कितनी एडजस्टमेंट पास करनी है। अच्छा जी, इसको मैं वर्कआउट कर लेता हूँ। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कितने शेयर से? 5 लाख। और शेयर प्राइस कितनी थी? 3.5। आंसर निकालो। $1,750,000। सही है। उसके बाद कैश कंसिडरेशन थी, और कैश उसने दिया था 4,08,000 का। उसके बाद डेफर्ड था, और डेफर्ड था 1 मिलियन का, और 9% डिस्काउंट रेट था, और 2 साल बाद ये पेमेंट होनी थी। तो 9% का 2 साल का, इसको सॉल्व करो फैक्टर। 1 डिवाइडेड बाय 1.09 पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करना है ना मिलियन से, 1 मिलियन से। फैक्टर, हाँ, फैक्टर निकालने के बाद ये डायरेक्ट कर दो। 841.6 नहीं 841,679.9। दोबारा बताओ। 841,679.9। 679 कर दो, टोटल करो इसको तीनों को। हाँ। ये आ रहा है 2,999,679। ये इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। मैं इसको रफली जो है ना वो आप ले लें, इसको 3 मिलियन ले लेते हैं, सही है। अब सवाल में जो उसने बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टमेंट दी हुई है ना, वो 3,300 दी हुई, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है एक्वायर करने के बाद इसके दरमियान कितना गेन आया? 300,000। और वो क्योंकि उसने अवेलेबल फॉर सेल पे रिकॉर्ड किया था, तो पेरेंट ने अपनी इंडिविजुअल बैलेंस शीट के अंदर
300,000 का गेन रिकॉर्ड किया, एसेट को डेबिट किया IAS 39 के अकॉर्डिंगली, और इसको OCI में डाल दिया होगा एज अनरियलाइज्ड गेन। OCI से ये रिजर्व में चला गया होगा, सही है। लेकिन ये समझ नहीं आया कि इसको अवेलेबल फॉर सेल पे क्यों डाला था। उसने हमें ये नहीं बताया ना, उसने कहा कि मैंने इसको अवेलेबल फॉर सेल पे रिकॉर्ड किया हुआ है, इसका मतलब उसकी इंटेंशन इसको बेचने की नहीं होगी। सही है, सवाल में लिखा हुआ है ना, हमने अपनी तरफ से एज्यूम नहीं किया कि अवेलेबल फॉर सेल है। सही। अब सवाल पे दोबारा वापस चलते हैं, तो हमने एक इसका मसला डिस्कस कर लिया कि हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन थी, उस पहली इंफॉर्मेशन से हमने इसकी इन्वेस्टमेंट को चेक कर लिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है। अब डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट गुडविल निकालने के लिए होगी। अब गुडविल निकालने के लिए चलते हैं। इट इज द ग्रुप्स पॉलिसी टू वैल्यू NCI एट फेयर वैल्यू। कौन सा मेथड है? फेयर वैल्यू, फुल गुडविल मेथड। सही। और फुल गुडविल मेथड के लिए उसने NCI दे दी है 7.5 मिलियन की। तो ये भी आ गया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3000 की आ गई, NCI 750 का आ गया। अब आ जाए नेट एसेट्स के ऊपर। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये उसने पूरा नेट एसेट की वर्किंग के लिए दिया हुआ है। As at 1st January 2011, the fair value of net asset acquired was the same as the book value with the following exception. एक्सेप्शन क्या है? 3 एक्सेप्शन दी हुई, यानी कि इस सवाल में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट में 3 हिस्से हैं। पहला क्या है? द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट वाज 300,000 हायर, यानी कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट किसके अंदर है? प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के अंदर। These assets were assessed to have a remaining life of 6 years from the date of acquisition. A full year depreciation is charged in the year of acquisition and none in the year of disposal. तो हमारे पास 3 लाख की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। उसके बाद उसने बताया कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इसके पास एक इन्वेंट्री रखी हुई थी सब्सिडरी के पास, उसकी वैल्यू भी 1 लाख से ज्यादा हो गई। सही है? सही। लेकिन एक्वायर करने के बाद सब्सिडरी ने वो इन्वेंट्री बाद में बेच दी थी। तीसरा, सब्सिडरी के पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी थी। IAS 37 में हम कंटीजेंट लायबिलिटी को रिकॉर्ड तो करते ही नहीं है। उसकी फेयर वैल्यू पता लग गई उनको, वो कितनी है? 1,50,000। और जब बैलेंस शीट डेट पे पहुंचे तो उसकी वैल्यू 70,000 हो गई। ये तीनों एडजस्टमेंट उसने रिकॉर्ड नहीं की पेरेंट सब्सिडरी कंपनी में। सही। हम क्या करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी एट 1 जनवरी 2011 निकालते हैं। उसके लिए हमें शेयर कैपिटल की डिटेल भी चाहिए होगी, शेयर कैपिटल और रिजर्व की, वो हमें यहाँ से मिल जाएंगी। शेयर कैपिटल कितने का है? 1000 का। और रिजर्व की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? रिजर्व्स कहाँ दिए हुए? रिजर्व की डिटेल एक सेकेंड, रिजर्व ढूंढे, रिजर्व कहाँ है? रिजर्व रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी, ये रहे रिजर्व। तो ये तो 1000 का कैपिटल और 2300 के रिजर्व्स, और उसके बाद ये उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 3। तो मैं इन तीनों को यूज करते हुए इसकी वर्किंग दिखाता हूं तुम्हें शो करके। ये वर्किंग क्या होगी? फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट 1 जनवरी 2011। फिर सब्सिक्वेंटली हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी पोस्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। 31 दिसंबर क्या था यार? 11 था, 12 था, क्या था? ईयर कौन सा था? 31 दिसंबर 2011। एक ही साल हुआ है ना, एक ही साल हुआ है तो 2011। अच्छा, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी 1000, यहाँ भी 1000।
रिजर्व्स एट एक्विजिशन, और बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो रिजर्व उसकी बुक्स में पड़े हुए थे वो थे 3600 के, बैलेंस शीट से उठा लिए, इनको प्लस किया, ये हो गया 33,000 और ये हो गया 4600। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट डालते हैं। पहली फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, और प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुआ था बाय, सवाल के अंदर 300,000 हायर था प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, तो हमने 300,000 यहाँ ले लिया, सही है। डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड एडजस्टमेंट 6 साल की लाइफ थी, डिवाइडेड बाय 6, निकालना डेप्रिसिएशन कितना होता है 1 साल का, 50 300 डिवाइडेड बाय 6 50 होता है 50, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी 100,000, यहाँ नहीं ले रहा, यहाँ क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि इन्वेंट्री उसके पास है, क्योंकि इन्वेंट्री सब्सिडरी ने आगे बेच दी थी, तो एक्विजिशन पे तो सब्सिडरी के पास इन्वेंट्री थी, लेकिन जब इन्वेंट्री बिक गई तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट में क्यों आएगी। उसके बाद एक कंटीजेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट थी, कंटीजेंट लायबिलिटी एक 50 थी और बाद में 70 हो गई थी। अब इनको प्लस माइनस करो, $3,300 प्लस 300 36 37 में से 150 माइनस करो, सही, और 46 में 300 ऐड किया 4900 हो गया, और 120 माइनस करो, 4780। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, वन टू 30। ये पोस्ट प्रॉफिट आ गया। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 3000 की, फेयर वैल्यू ऑफ एनसी आया था 750 का, और फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट आ गया 35,550 का, और फुल गुडविल मेथड है, तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, देखो सवाल स्टार्ट होती है, जो सबसे बड़ा मसला था ना वो था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी, वो हमने निकाली है। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई प्लेन गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट गिवन नहीं था, वो नेट एसेट की फेयर वैल्यू हमने वर्कआउट की ऊपर 3550 माइनस कर दे, तो ये आ गई गुडविल एट एक्विजिशन, निकालो 200 आ गई, 200 की गुडविल एट एक्विजिशन, सही है। सही, अच्छा, इसके अंदर गुडविल की कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, तो यही गुडविल जो है फाइनली बैलेंस शीट में चली जाएगी। सही। अब इसके अंदर एक एडजस्टमेंट रह गई इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग की, और एक एडजस्टमेंट जो है ना एडजस्टमेंट नंबर 4, वो उसने दी हुई है IAS 39 की। MCQs में ना तो ये नहीं पॉसिबल कि कंसोलिडेशन के साथ IAS 39 भी आ जाए मिक्स होके, मैनुअल सवालों में आता था, सही है। और फिर हम इसकी बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पूरी टाई करेंगे, बराबर होती है नहीं, सही। तो कल फिर हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करके इस सवाल को पूरा कंक्लूड करके इसकी एक बैलेंस शीट बना लेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पूरा